यदि तुम ये कहो कि सर मैं तो डिप्टी कलेक्टर बनने आया हूं और मेरी कोशिश है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं, ठीक है, मैं वो सब क्वालिफिकेशंस रखता हूं जो डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जरूरी, लेकिन सर फिर भी चूंकि आप हजारों बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपके इवैल्यूएशन पर हम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये डिसाइड करें कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। समझ गया कि नहीं समझ गए? अदरवाइज कैसे कह दोगे तुम, वो प्रूव करने को कहेंगे चल बच्चों तुम ईमानदार हो कैसे, तुम लीडरशिप हो कैसे, तुम ये हो कैसे, वो हो कैसे, नहीं चलेगा वो। तो कभी भी किसी भी चीज को जब तुम करते हो तो ये तरीके होते हैं, होंगे तरीके के नहीं होंगे जिसको आप करोगे इसमें। आप आईएएस क्यों नहीं बनना चाहते हैं? देखो, डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बनने का रास्ता खुलता है, एक बात तो तुम्हें पता है, ठीक है। सर मैं आईएएस भी बनना चाहता हूं, लेकिन अभी जहां से मैं आता हूं, जो तुम भिंड के हो ना, सर आईएएस बनने के बाद ये जरूरी नहीं कि मैं मध्य प्रदेश में नौकरी कर पाऊं, हो सकता है कहीं दूसरी जगह पे जाऊं। चूंकि मैं मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझता हूं और मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा, इसलिए मेरा फोकस किसी पद पर नहीं है। एक किसी भी पद पर पहुंच जाऊं, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर पे हूं या आईएएस हूं, मैं इसमें थोड़ी सी मदद कर पाऊंगा। लेकिन यदि मैं किसी दूसरे राज्य में चला गया तो शायद मैं इतना नहीं कर पाऊं, इसलिए मैंने डिप्टी कलेक्टर पे फोकस किया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अपनी कहीं से कहीं तक कमी नहीं छुपाओगे तुम, जो कमी है वो यही है। लेकिन चूंकि तुम इंजीनियर हो ना इंजीनियर, और इंजीनियरिंग करने के बाद तुम जा रहे हो तो तुमसे तो पूछ सकते हैं ना कि भाई तुम यूपीएससी का एग्जाम तुमने क्यों नहीं दिया? छोटा सा प्रश्न है और तुमने नहीं दिया अभी तक, तो तुम्हारा बेसिक प्राइमरी फोकस ही यहीं पर है, ठीक है। पहला बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि सर एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों का सिलेबस और उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग अलग है, तो किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है ठीक से, दूसरे की नहीं हो सकती है। इसलिए भी मैंने फोकस किया एमपीपीएससी पर। सर यदि यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों एक जैसा सिलेबस होता, एक जैसी चीजें कर लेते, तो शायद एमपी से ज्यादा आईएएस बनते, ठीक है। और तब ये संभावनाएं भी होती कि एमपी काडर के बच्चे एमपी में आ जाएं, एमपी के बच्चे एमपी काडर में आ जाएं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बोलना तो ये भी सीखना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ हाँ, है ना। यूपी ने क्या किया आप लोगों को अंदाज नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो सिलेबस यूपीएससी का है, डिट्टो सिलेबस अपने यहां रखा। डिट्टो मतलब डिट्टो, उसमें जरा सा भी चेंज नहीं किया। तो एक बच्चा जो यूपीपीसी से तैयारी कर रहा है वो यूपीएससी की भी तैयारी कर सकता है एक साथ, और इसकी वजह से यूपी का रिजल्ट यूपीएससी में बहुत अच्छा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यही हाल बिहार में किया गया था, यही हाल आंध्र प्रदेश में किया गया, भाषा को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन यूपी ने पिछले साल से चेंज कर दिया, उसने ऑप्शनल हटा दिया, और ऑप्शनल हटाने के बाद देखना यूपी का रिजल्ट यूपीएससी में प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग तैयार करना पड़ेगा। वो अलग चीज है। हम तो कहते हैं कि जो लिखने का तरीका वो भी तो अलग है एमपी में। यहां का प्री अलग है, प्री फैक्ट बेस्ड है, वहां पर वैल्यू और सब्जेक्टिव बेस्ड है ऐसा कि नहीं है? तो यूपीएससी का प्री निकालना बहुत सरल है यदि तुम्हारे उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एमपीपीएससी का प्री निकालना बहुत कठिन है यदि तुमको फैक्ट नहीं आते हैं। तो यदि तुम्हारा ओरिएंटेशन अच्छा है तो यूपीएससी का प्री ऐसे निकलेगा, और यदि ओरिएंटेशन खराब है तो यूपीएससी का प्री कभी नहीं निकलेगा। तुम 10 अटेम्प्ट दे दोगे, नहीं निकलेगा वो। क्योंकि वहां पर फार्मर्स लॉबी बहुत स्ट्रांग है। पंजाब और हरियाणा में फार्मर्स लॉबी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उनका सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा है। यूपी में
गेहूं वहां से ज्यादा होता है, लेकिन हम वहां पर कैसा होता है, सब्सिस्टेंस हो जाता है, जो पैदा किया वो खा लिया। होता है कि नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, वैसे तो लिखवाने को हम तुमको भी 150 और पॉइंट लिखवा दें, लेकिन वो फिर तुमको लगेगा मैं पॉलिटिकल हो रहा हूं, मैं उससे अलग जा रहा हूं अभी। और कोई क्वेश्चन? दिस इज विद द वेस्टेड इंटरेस्ट। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये बात सब कहते हैं। ठीक है, और वैसे ये बात भी है कि इस समय इलेक्शन है ऐसा, ये वो समय है जब प्रोक्योरमेंट हो रहा है प्रोक्योरमेंट, दिस टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट, इसलिए ज्यादा होता है। ठीक है, और जब पहले हुआ था तब भी प्रोक्योरमेंट का टाइम है खरीफ का, तो प्रोक्योरमेंट के टाइम पर हो रहा है, इसको इलेक्शन से जोड़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन? हाँ हो रहा है। फिर देखो वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे करोगे उसको। हाँ हाँ, ये तो हमको पता है। बताना क्या इंजीनियरिंग की तुम्हारे लिए है, ये सबके लिए नहीं है। आपको याद होगा कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी परेशानी है ना? और क्या राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज हमारे लिए फंडामेंटल राइट होगा? क्यों भाई? तो ये एक डिसीजन आ गया, पढ़ लिया होगा सबने, सबके अखबार में सामने रखा हुआ है। एक ये केस है, ये रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीपल हैव अ राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और साथ में यह भी कहा है इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंबाइंड रीडिंग ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। इसी तरह से ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डीपीएसपी में एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं उसको भी हम आर्टिकल 21 के तहत पढ़ें। तो डीपीएसपी का एक और चीज जो फंडामेंटल राइट में चेंज हुआ है, ये राइट टू फ्री, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और इसी तरह से एनवायरमेंटल रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी डीपीएसपी में देना चाहिए। और इसमें जिन चीज़ों पे बात हुई है वो देखिएगा, जैसे आर्टिकल 14 में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इट अफेक्ट्स राइट टू इक्वालिटी, क्यों? क्योंकि यदि क्लाइमेट चेंज होगा तो खाद्यान्नों की कमी होगी, और यदि खाद्यान्नों की कमी होगी तो जो गरीब हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। इसलिए ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए हमको इस पे बचत करनी पड़ेगी, पहली चीज। इसी तरह से आर्टिकल 21 इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन जब होता है तब ये कहता है कि राइट टू एन एनवायरमेंट फ्री ऑफ डेंजर ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन is inherent in it. Right to an environment free of danger of disease and infection is inherent in it. तो ये यदि क्लाइमेट चेंज होता है तो इस तरह के भी डेंजर हो सकते हैं, इसलिए इसको आर्टिकल 21 के तहत भी देखना चाहिए।
ठीक है। क्लियर। अब ये क्यों हुआ इस केस में? तो एक तो टू प्रोटेक्ट हैबिटाट एंड स्पीशीज, लोगों के रहने की और कुछ प्रजातियों के जो बचाने हैं उनके लिए, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वहां पर एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन्स हैं। यदि आप कहीं एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं तो कहा जाएगा उनको नुकसान पहुंच रहा है तो उनको बचाया जाए। नंबर 2, स्पीशीज को थ्रेट होता है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो सोलर पार्क्स बन रहे हैं वहां पर जो ओवरहेड केबल्स है उससे पक्षियों को परेशानी हो रही है, इससे भी बचत दी जाए। ठीक है। और इसी तरह से पावर लाइन्स हैं, उससे लगभग 1 लाख बर्ड्स हिट हो रही हैं हर साल। पावर लाइन्स है ऊपर, उससे हिट हो जाती, मर जाती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको देखिएगा कि भाई कहीं से कहीं तक ये चीजें हमको संभालनी है ह्यूमन बीइंग के लिए। अब इसकी शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई थी 1980s में। याद आ गया? 1980s में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्लीन एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 में कितनी सारी चीजें जोड़ते चले गए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू लाइवलीहुड, खासतौर से जो हॉकर्स हैं उनके लिए, हॉकर्स के लिए राइट टू लाइवलीहुड दिया गया कि नहीं दिया गया? भाई आप चला लो यहाँ पे काम। राइट टू मेडिकल केयर, आयुष्मान भारत, ये जोड़ते चले गए आर्टिकल 21 में। और अब एनवायरमेंट, ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज, इसको भी जोड़ दिया गया। इसी तरह से राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, इसको आर्टिकल 21 में लिया गया। और ये केस था रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट। और इस बेसिस पर 1986 में एक एक्ट बना था इल्लीगल माइनिंग का। इसी तरह से एमसी मेहता वाले केस में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आर्टिकल 21 अगेन उसके अंदर दिया था। फिर सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, इसमें भी एनवायरनमेंट की बात की गई थी। वेल्लोर सिटीजन्स वाला केस जो है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया गया था। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कह रहे थे? वो बोले भाई इंडस्ट्री जरूरी है विकास के लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करें। तो इसलिए इस सिद्धांत को दिया गया। कौन सिद्धांत है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, धारणीय विकास का सिद्धांत, ये इस केस में दिया गया है। ठीक है, वेल्लोर सिटीजन्स केस में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और आपको पता है कि
यदि क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, यदि क्लाइमेट चेंज होता है तो डिजीजेस बढ़ेंगी, यदि क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारा हैबिटाट श्रिंक होगा, ठीक है। और ऐसे में अभी जो चीज़ें हुई हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं और उसमें कब आगे चल के परेशानी आएगी, जैसे सोलर पावर वाला, इसमें आगे चल करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। तो अब सस्टेनेबिलिटी में ये भी देखेंगे कि भाई इंक्रीज्ड पावर डिमांड है, सस्टेनेबिलिटी है, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, तो ये सब तो इधर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली पता लगा वो चिड़िया मर गई, क्या करेंगे उसको। तो ये एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन एक बन रहा है कि जो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इसको ध्यान रखिएगा।